आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 10। चैप्टर 10 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कुछ ही चैप्टर सिर्फ बाकी है और लगभग 4 से 5 को चैप्टर बाकी होगा बस। जैसे ही ये पेपर 1 कंप्लीट होगा हम लोग पेपर 2 चालू कर देंगे और जल्द से जल्द पेपर 2 भी खत्म करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है ये 10 गो ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे और इसके आसपास के जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सब हम लोग कवर कर लेंगे। और ये एक आपका टेस्ट की तरह हो जाता है कि जितना भी आप टेस्ट और रिवीजन दोनों हो जाता है, जितना भी आप पढ़े हैं वो सबका रिवीजन एक हो जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ा, आपको कितना याद है। आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कितना इसमें से आपको पहले से क्वेश्चन याद था, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको अंत तक आप लोग देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी अलग से हम बताएंगे और भी अलग से बहुत एक में कम से कम 2-3 को क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, सुसीम, हॉल और डी अग्निमित्र। ये पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश से पहले कौन था? शुंग वंश के शासन से पहले कौन सा वंश था? शुंग वंश से पहले था, शुंग वंश से पहले कौन था? मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री थे चाणक्य। उनके समय पाटलिपुत्र जो थी वो मगध की राजधानी थी। ठीक है, अब इसके जो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश के प्रथम शासक कौन था? शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा वंश का स्थापना किया? बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना तो कर दिया, लेकिन शुंग वंश के बाद अब कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश के बाद आएगा कौन सा वंश? ये अगला वंश कर्ण वंश था। अब शुंग वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शुंग वंश का प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग। इसका पुत्र का क्या नाम था? अग्निमित्र। ध्यान रखिएगा, इसके पुत्र का क्या नाम था? अग्निमित्र था। और उसके बाद अब अग्निमित्र देखिए, मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन क्या? मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है? विष्णुगुप्त, कालिदास, वाणभट्ट या पतंजलि? तो ये कालिदास थे मालविकाग्निमित्र के रचयिता। अब आपको पता है कि मालविकाग्निमित्र के रचयिता, मालविकाग्निमित्र में क्या है, किस चीज के बारे में वर्णन है, ये हमने बहुत ही विस्तार से जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय बताया था। ये मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के बारे में है। उनके बीच प्रेम कैसे हुआ, ये प्रेम संबंधों के बारे में मालविकाग्निमित्र जो किताब लिखे हैं कालिदास पूरा विस्तार से वर्णन कर दिए हैं। क्या क्या हुआ था, कैसे, कब, ये सब कुछ वर्णन कर दिए हैं कौन? कालिदास। और भी विस्तार से हम चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो समझाए थे। अगर आपने चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले वाला जितना भी चैप्टर है सबको हम प्लेलिस्ट बनाकर और उसमें डाल दिए प्लेलिस्ट में। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप पिछला वाला भाग को रिवीजन भी कर सकते हैं और पिछला वाला भाग देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालिदास, यानी अगर पूछा जाएगा कालिदास किस वंश के समकालीन थे, तो ये शुंग वंश के समकालीन थे। शुंग वंश के समय होंगे तभी तो लिख रहे हैं, ऐसे थोड़े लिख देंगे। तो शुंग वंश के समय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र के समय कितने विदेशी आक्रमण हुआ? ये 4, बी 8, सी 2 और डी 12। तो 2 आक्रमण हुआ, मिनांडर और डेमेट्रियस का। मिनांडर और डेमेट्रियस का ये यौनों का आक्रमण था। वही तो आक्रमण के रोकने के लिए कौन गया था? ये अग्निमित्र। तो अग्निमित्र उन लोगों को हरा दिया था। तो वही बात लिख रहे थे कालिदास, वही लिख रहे थे कि ये दोनों में युद्ध कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, और युद्ध जीतने के बाद अग्निमित्र कैसे घर आ रहा है, एक एक बात का वर्णन कर रहे। तब तक देखेंगे बीच में कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों का प्रेम संबंध बीच में हो गया और प्रेम संबंधों के बारे में मालविकाग्निमित्र उस किताब का नाम ही रख दिए। क्या नाम रख दिए? मालविकाग्निमित्रम। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? ए 8, बी 4, सी 3 और डी 2। ये 2 बार करवाए थे। और किसके नेतृत्व में करवाया गया था? पतंजलि। पतंजलि जो कि पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश।
शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? विभूति, देवभूति, सी देहभूति, देहभूति और डी महाभूति। तो ये देवभूति था। कौन था? देवभूति। ये शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, देवभूति। अब इसकी हत्या किसने किया? देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने, वासुदेव, और वासुदेव ने अपने वंश कर्ण वंश का नींव रखा। कर्ण वंश का नींव कौन रखा? वासुदेव। वासुदेव ने किस वंश का नींव रखा? कर्ण वंश का। चलिए आगे बढ़ते। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुख, मीमुख, अभिमुख या निमुख। तो ये सीमुख था। अब सतवाहन वंश के बारे में वासुदेव। अब वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। और कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? कर्ण वंश का अंतिम राजा ये था सुशर्मन। सुशर्मन, सुशर्मन था इस वंश का अंतिम राजा। सुशर्मन का फाइल निपटाकर कौन राजा बन गया? ये सीमुख। कौन बना? सीमुख। और सीमुख ने कौन सा वंश का स्थापना किया? सातवाहन। सातवाहनों को आंध्र सातवाहन क्यों कहते? क्योंकि वो आंध्रा वाले क्षेत्र में थे और अपनी राजधानी भी आंध्रा वाले क्षेत्र में ही बनाए थे। अब हमको एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, आंध्र सातवाहन वंश ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये कमेंट में लिखकर आपको बताना है कि राजधानी वो कहाँ, चैप्टर जब पढ़ाए थे पूरे विस्तार से भी बताए थे कि वो राजधानी अपना कहाँ बनाए थे, ये आपको बताना है। आंध्र सातवाहन क्यों कहते हैं? क्योंकि आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये सभी क्षेत्र में ये फैले हुए थे। मतलब इनका विस्तार फैले नहीं हुए थे, इनका विस्तार था उतना, राजा तो एक ही था। आगे बढ़ते हैं। सतवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक है सीमुख, पुलुमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी या डी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। दो गो हो गया, एक ही ना। यहाँ पर ऑप्शन बना देते हैं हॉल। हॉल कौन था? सीमुख, हॉल, गौतमी पुत्र सतकर्णी और डी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था जो क्या था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके समय एक जो शक शासक ने एक आक्रमण किया था, उस शासक का क्या नाम था? चलिए हम ही बता देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को तो दिया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये सतवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ये इसका आंसर हम बता देते हैं। ये नापान था। कौन था? नापान। गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय ही आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद उसको ये पता नहीं था कि ये गौतमी पुत्र सतकर्णी है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जमकर उनकी धुनाई कर दी। धुनाई करने का मतलब समझिए रहा है, भागना पड़ा नापान को। और उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक सिक्का चलवाया। क्या चलवाया? सिक्का एक चलवाया। और उस पर एक तरफ नापान का चित्र था और एक तरफ किसका चित्र था? गौतमी पुत्र सतकर्णी का। और दोनों का सिक्का जो था वो एक तरफ मतलब नापान ऐसे झुकी हुई मुद्रा में खड़ा था और जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है एकदम सीधा ऐसे खड़ा था। इससे माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वो युद्ध क्या किया था? जीत लिया था। और ये कहां पर मिला हुआ है सिक्का? जोगलथंबी में। कहां पर मिला हुआ है? जोगलथंबी में। ध्यान रखिएगा, 8000 सिक्के मिले हुए थे। जगह का नाम है 8000 सिक्के एक जगह से मिले हुए हैं। और बहुत सारे सिक्के चलवाए होंगे। अब बहुत सारे जमीन में इधर उधर धंस गए होंगे, इधर उधर ना मिल पाए होंगे, या होंगे भी तो अब कोई जानता थोड़े है। उस समय के लोग न रख कर गए होंगे तो जानता कोई नहीं है, तो जो मिला वही मिला। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन। रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ? रुद्रदामन ने मतलब आक्रमण किसके समय किया? नापान, सीमुख, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या डी हॉल। तो ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय किया था। किसने आक्रमण? रुद्रदामन ने। अब बताइए, रुद्रदामन भी एक शक शासक था। रुद्रदामन का नाम किस अभिलेख से जोड़ा जाता है? रुद्रदामन का संबंध किस अभिलेख से है? ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। रुद्रदामन जो है उसका संबंध किस अभिलेख से है? तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख। उसको क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख से संबंध जोड़ा जाता है रुद्रदामन का। रुद्रदामन ने ही वो अभिलेख लिखवाया था। उस पर क्या लिखा था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उसने बताया था कि मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये झील का निर्माण करवाया गया, लेकिन मैं रुद्रदामन इस झील का पुनः निर्माण करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? पुनः। ये बाद में पुनः निर्माण करवाया। मान लीजिए उसी दिन निर्माण हुआ झील और उसी दिन पुनः निर्माण कीजिएगा। पुनः निर्माण कब किया जाता है? जब कुछ टूटा फूटा होता है तब ना। तो कोई भी चीज टूटा फूटा कब है? बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद उसके बाद इसने एक अभिलेख लिखवाया। उसमें ये अपने बारे में पूरे डिटेल में क्या किया?
वर्णन किया और ये किसने बनवाया था इस बात का भी वर्णन किया। तो हमेशा ये बात पूछा जाता है जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये किससे है, रुद्रदामन से। जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ किस राज्य में। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, पहला क्वेश्चन तो पूछा गया कि सातवाहनों की राजधानी, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जूनागढ़ किस राज्य में है, वर्तमान में अभी किस राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशे का सिक्का किस वंश ने चलाया, कर्ण, सातवाहन, शक या शुंग। ये सातवाहनों ने चलवाया था, ध्यान रखिएगा। शीशे का सिक्का सातवाहनों ने चलवाया था। सातवाहन साम्राज्य था पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, भ्रातृत्व सत्तात्मक और ये इनमें से कोई नहीं। ये पितृ सत्तात्मक था। नाम भले ही इन राजाओं का मात्र सत्तात्मक हो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये सब मात्र सत्तात्मक नाम है, माँ का नाम जोड़ा हुआ है इसमें। लेकिन राजा तो पुत्र ही बनते थे, ये सब पुत्र थे, इसीलिए माना जाता है कि समाज इनका क्या था, पितृ सत्तात्मक। भले ही नाम मात्र सत्तात्मक हो लेकिन समाज क्या था, पुत्र सत्तात्मक था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।